दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की एक अमर रचना है, जो न केवल हमारे समाज के प्रति प्रेम और करुणा का पाठ सिखाती है, बल्कि जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस का महत्व भी बताती है। इस कहानी के नायक हैं हीरा और मोती, दो बैल जो न केवल एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं, बल्कि स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान और साहस के प्रतीक भी हैं। गया के कठोर व्यवहार से शुरू हुई इनकी यात्रा हमें प्यार, त्याग और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की गहरी सीख देती है। कैसे ये बैल हर चुनौती को मिलकर पार करते हैं, कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और आखिरकार अपने सच्चे मालिक झूरी के पास लौट आते हैं। यह सब इस कहानी को दिलचस्प और प्रेरणादायक बनाता है। तो चलिए इस कहानी के अनोखे मोड़ों और भावनाओं की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां जानवर भी इंसानियत का असली मतलब सिखाते हैं। दो बैलों की कथा को सुनिए और महसूस कीजिए एक अमर कथा का जादू। गधा आमतौर पर जानवरों में सबसे बेवकूफ समझा जाता है। जब भी हमें किसी इंसान को पूरी तरह मूर्ख कहना हो तो हम उसे गधा बोल देते हैं। लेकिन क्या गधा वाकई इतना बेवकूफ है, या उसकी सादगी और सहनशीलता के कारण उसे यह नाम मिल गया है? यह कहना मुश्किल है। सोचिए, गाय को ही देख लीजिए। कभी कभी वह सींग मार देती है, और जब वह ब्याही हुई होती है तो उसका स्वभाव और भी गुस्से वाला हो जाता है, मानो वह सिंहनी बन गई हो। दूसरी तरफ गधा अपनी सरलता और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। शायद यही वजह है कि हम उसकी मासूमियत को कमजोरी समझ लेते हैं। आपके क्या ख्याल हैं? क्या गधा सच में बुद्धिहीन है, या उसकी सहनशीलता उसे अनोखा बनाती है? कुत्ता भी एक गरीब और वफादार जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा आ ही जाता है। पर गधे को न कभी गुस्सा करते सुना, न देखा। चाहे उसे जितना मर्जी मार लो या सामने बासी सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की झलक तक नहीं दिखती। गर्मियों में अगर वह कभी मस्ती कर भी लेता है तो वह भी बस एक आध बार। लेकिन खुशी, हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर हमेशा एक स्थायी उदासी छाई रहती है, जैसे जीवन में सुख दुख का कोई असर ही न हो। गधे का स्वभाव इतना शांत और सहनशील है कि ऋषि मुनियों जैसे सारे गुण उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान उसे बेवकूफ कहता है। क्या यह उसकी सादगी और सहनशीलता की सजा है? सद्गुणों का ऐसा दुरुपयोग शायद ही कहीं और देखने को मिले। लगता है दुनिया के लिए जरूरत से ज्यादा सीधापन काम का नहीं। गधे का एक छोटा भाई भी है जो थोड़ा कम गधा है, बैल। जिस तरह से गधे का मजाक उड़ाया जाता है, कुछ वैसे ही बछिया के ताऊ जैसे मुहावरे बैल के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोग बैल को बेवकूफों का राजा मानते होंगे, लेकिन हमारी राय इससे अलग है। बैल गधे से थोड़ा अलग है। वह कभी कभी अपने सींग चलाता है तो कभी अड़ियल स्वभाव दिखा देता है, और तो और कई बार वह अपने असंतोष का इशारा भी कर देता है। इसी वजह से उसका दर्जा गधे से थोड़ा नीचे है। तो सवाल उठता है, क्या पूरी दुनिया से सीधा और शांत रहना वाकई समझदारी है, या यह बस एक गधे का गुण माना जाता है? झूरी कांची के दो बैल हीरा और मोती वाकई खास थे। दोनों पछाई जाति के थे, सुंदर दिखने वाले, काम में बेहद चुस्त और कद काठी में शानदार। सालों से साथ रहते रहते उनमें ऐसा गहरा भाईचारा बन गया था कि वे मानो एक दूसरे के दिल की बात बिना बोले ही समझ लेते। कैसे समझते थे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि उनमें कोई अनोखी ताकत थी जो शायद खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले इंसान में भी नहीं होती। दोनों अक्सर एक दूसरे को चाटते, सूंघते और अपने स्नेह का इजहार करते। कभी कभी तो वे अपने सींग भी मिलाते थे, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि खेल खेल में। यह उनकी घनिष्ठता और आपसी लगाव का प्रतीक था। ठीक वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच मजाक और मस्ती होती है, जो दोस्ती को मजबूत और खास बनाती है। बिना इस मस्ती के दोस्ती थोड़ी फीकी सी लगती है, जिस पर पूरा भरोसा करना मुश्किल होता है। जब हीरा और मोती हल या गाड़ी में जोते जाते थे तो दोनों का ऐसा स्वभाव था कि हर वक्त यही कोशिश रहती कि ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आए, साथी को कम मेहनत करनी पड़े। दिन भर की मेहनत के बाद जब उन्हें खोला जाता तो दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान दूर कर लेते। खली भूसा खाने का समय आता तो दोनों साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही खाते। अगर एक रुकता तो दूसरा भी रुक जाता। उनकी यह दोस्ती और एकजुटता देखने लायक थी। लेकिन एक दिन झूरी ने उन्हें ससुराल भेजने का फैसला किया। हीरा और मोती को यह समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शायद उन्हें लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया। यह ख्याल उनके मन में कैसा था, उदासी भरा या नाराजगी से भरा, कौन जाने। लेकिन झूरी के साले गया के लिए उन्हें अपने घर तक ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। बैल हर कदम पर विरोध कर रहे थे। गया उन्हें पीछे से हाँकता तो वे दाएं बाएं भागने लगते। कभी पगहियां पकड़कर जोर से झुकते और हुंकारते, जैसे पूछना चाह रहे हों, झूरी, हमने ऐसा क्या किया कि तुमने हमें छोड़ दिया? हमने तो दिन रात मेहनत की,
अगर तुम्हें और काम चाहिए था तो बताते, हमें तो तुम्हारी सेवा करते हुए मरना मंजूर था। हमने कभी खाने की शिकायत नहीं की, जो दिया सिर झुकाकर खा लिया। फिर क्यों हमें इस अजनबी के हाथों बेच दिया? अगर उनके पास वाणी होती तो शायद यही सवाल झूरी से पूछ। संध्या के समय हीरा और मोती अपने नए ठिकाने पर पहुंचे। दिन भर भूखे होने के बावजूद जब उन्हें नांद में खाना दिया गया तो दोनों ने मुंह तक नहीं लगाया। उनका दिल भारी था। जिस घर को उन्होंने अपना समझ लिया था वह आज उनसे छिन गया था। यह नया घर, नया गांव और नए लोग सब उन्हें पराये लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से बात की, कनखियों से देखा और बिना खाए पिए नांद के पास ही लेट गए। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया तो दोनों ने अपनी ताकत लगाकर पगहे तोड़ डाले। पगहे इतने मजबूत थे कि कोई बैल उन्हें तोड़ सके, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस समय हीरा और मोती में मानो कोई अलौकिक शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं और वे अपने असली घर की ओर चल पड़े। सुबह जब झूरी जागा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी के पास खड़े हैं। उनकी गर्दनों में आधे आधे पगहे लटक रहे थे। उनके पैरों में घुटनों तक कीचड़ लगा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत विद्रोही स्नेह झलक रहा था, मानो कह रहे हों, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, तुम ही हमारे सच्चे मालिक हो। यह नजारा झूरी के दिल को छू गया। हीरा और मोती ने अपनी वफादारी और प्रेम की जो मिसाल दी वह अनमोल थी। झूरी ने जब हीरा और मोती को देखा तो स्नेह से गदगद हो गया। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें गले से लगा लिया। यह प्रेम का अद्भुत दृश्य था, मानो इंसान और पशु के बीच का प्यार किसी भाषा की जरूरत से परे हो। यह देखकर गांव के लड़के लड़कियां भी वहां जमा हो गए। वे तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव में यह घटना भले ही अभूतपूर्व न रही हो, पर इसका महत्व सभी के दिलों में था। बाल सभा ने फैसला किया कि इन पशु वीरों को सम्मानित करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई छोकर और कोई भूसी। एक बच्चे ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन करते हुए कहा, सोचो, इतनी दूर से अकेले लौट आए। तीसरे ने भावुक होकर कहा, ये बैल नहीं, पिछले जन्म के इंसान हैं। और इस बात का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। झूरी की पत्नी ने जब बैलों को घर के द्वार पर देखा तो नाराज हो गई। उसने तानों की बौछार करते हुए कहा, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नमक हराम क्यों कह रही हो? शायद उन्हें वहां चारा दाना ढंग से नहीं दिया गया होगा तो क्या करते? इस पर पत्नी ने रौब के साथ पलटकर कहा, बस तुम ही तो बैलों को सही से खिलाना जानते हो, और बाकी सब क्या पानी पिलाते हैं? झूरी मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि हीरा और मोती का प्यार और वफादारी किसी भी दावे या तानों से बड़ी थी। झूरी ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर वहां चारा मिलता तो क्यों भागते? पत्नी झुंझलाकर बोली, भागे इसलिए कि वहां लोग तुम्हारी तरह बैलों को सहलाते नहीं, जो खिलाते हैं उसके बदले रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर मेहनत नहीं कर पाए तो भाग निकले। अब देखती हूं कैसे खिलाते हो। खली और छोकर नहीं मिलेगा, सिर्फ सूखा भूसा दूंगी, खाएं या मरें मेरी बला से। जैसा उसने कहा वैसा ही मजदूर को सख्त हिदायत दे दी गई कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। जब बैलों ने नांद में मुंह डाला तो पाया कि उसमें न कोई स्वाद था न कोई चिकनाहट। फीका सूखा भूसा देखकर उन्होंने मुंह फेर लिया और उम्मीद भरी आंखों से झूरी की ओर देखने लगे। झूरी से यह देखा नहीं गया। उसने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता रे? मजदूर डरते डरते बोला, मालकिन मुझे मार डालेंगी, आप खुद चुराकर डाल दो। झूरी ने हंसते हुए कहा, चुराकर डाल दे, तुझे कुछ नहीं होगा। मजदूर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, ना दादा, बाद में तुम भी उन्हीं की तरह मुझे ही सुनाओगे। झूरी चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में बैलों के लिए ममता उमड़ रही। वह जानता था कि ये वफादार साथी भूसे से ज्यादा प्यार और देखभाल के हकदार हैं। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और इस बार बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने 2-3 बार गाड़ी को सड़क की खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने हर बार संभाल ली। हीरा स्वभाव से ज्यादा सहनशील और शांत था। शाम को जब झूरी का साला अपने घर पहुंचा तो उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर कल की शरारत का बदला लेने के लिए उन्हें सजा दी। मारपीट के बाद नांद में फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया। उधर अपने बैलों को उसने खली और चूनी खिलाई। हीरा और मोती के लिए यह सब किसी अपमान से कम नहीं था। झूरी ने तो उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। उसकी पुकार पर ही वे दौड़ पड़ते थे, लेकिन यहां उन पर मार पड़ी और वह भी बिना किसी गलती के। यह मार और अपमान का दर्द एक तरफ, ऊपर से मिला फीका सूखा भूसा। उनकी हालत ऐसी थी कि नांद की तरफ देखना तो दूर, उन्होंने उसमें मुंह तक नहीं डाला। उनकी आंखों में गहरी उदासी और एक अनकहा सवाल था, क्या हमने वाकई यह सजा पाने लायक कुछ किया था?
अगले दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, लेकिन इन दोनों ने जैसे एक ठान लिया था कि अब पांव नहीं उठाएंगे। गया ने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों बैल जरा भी नहीं हिले। एक बार जब गया ने हीरा के नथुने में डंडा मारा तो मोती का गुस्सा बिल्कुल काबू से बाहर हो गया। उसने हल को छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। हल, रस्सी, जुआ सभी टूटकर बिखर गए। अगर उनके गले में मोटी रस्सियां नहीं होती तो शायद वे पकड़ में भी ना आते। हीरा ने मूक भाषा में मोती से कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है। मोती ने उसी भाषा में जवाब दिया, तेरी तो जान लेने की कोशिश की थी, अब फिर से मार पड़ेगी। हीरा मुस्कुराया और बोला, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। इसी बीच गया 2 आदमियों के साथ दौड़ता हुआ आया। दोनों के हाथों में लाठियां थीं। मोती ने जोश में कहा, कहो तो इनको मजा चखाऊं। लेकिन हीरा ने उसे समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में थोड़ा गुस्से से रह गया, लेकिन वह चुप रहा। गया फिर दोनों बैलों को पकड़कर ले चला, लेकिन दोनों ने बिना किसी विरोध के उसे अपना भाग्य मान लिया। कुशल यही था कि इस समय मारपीट न की गई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर सब समझ गए कि अब उसे टालना ही सबसे सही है। आज भी दोनों बैलों के सामने वही सूखा भूसा रखा गया। वे चुपचाप खड़े रहे, बिना कोई आपत्ति किए। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें दोनों बैलों के मुंह में डालकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं शांत हुई, लेकिन उनके दिलों को मानो सुकून मिल गया था। ऐसा लगता था जैसे यहां भी कोई सज्जन आत्मा है। यह लड़की भैरों की थी, जिसकी मां अब नहीं रही थी। सौतेली मां द्वारा मारी जाने के कारण उसे इन बैलों से एक अजीब सी आत्मीयता हो गई थी। दिन भर दोनों बैल जोते जाते, डंडे खाते और फिर शाम को थान पर बंधे रहते। रात को वही लड़की उन्हें 2 रोटियां दे जाती। इस प्रेम के छोटे से प्रसाद ने इन दोनों बैलों को ताकत दी, वरना सूखा भूसा खाकर वे दुर्बल हो जाते। लेकिन दोनों की आंखों में और रोम रोम में विद्रोह की एक अजीब सी भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। हीरा ने धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं। मोती ने फिर कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है वही इस घर की मालिक की बेटी है। अगर हम मार पीट करेंगे तो वह अनाथ हो जाएगी। ये जो औरत हमें मारती है वही उसकी सौतेली मां है। हीरा थोड़ा ठहर कर बोला, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है और तुम तो कभी निकलने ही नहीं देते। मोती ने घुटी आवाज में कहा, तो फिर आज तोड़ाकर भाग चलें। हीरा ने गंभीरता से, हाँ यह तो ठीक है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे।